semiconductor. In this topic, initially, yesterday we have started dealing with the rectifier. And in the case of rectifier, we have seen that there are two kinds of rectifiers. One is half wave rectifier, another one is full wave rectifier. So in case of half wave rectifier, what we have seen, the half of the input wave is getting rectified. And in case of full wave rectifier, we will see that the complete wave will be getting rectified. Full cycle will be getting rectified. That's why the name is full wave rectifier. And the rectifier is used to convert AC into DC. Now see, the first one, half wave rectifier, we have seen, in which a transformer is used. सिंपल सी बात है, 220 वोल्ट की सप्लाई हमारे घर में, उसको कन्वर्ट करते हैं 12 से लेकर के 15 वोल्ट के बीच, तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है हमारे एडाप्टर में, और वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से पास किया हुआ वोल्टेज फिर डायोड से पास करेगा. डायोड से जब पास करेगा तो ये एसी सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है, इसमें डीसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये एसी और डीसी का, ये एसी है और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डीसी में. तो आप देख सकते हो कि हाफ ऑफ द वेव इज ओनली रेक्टिफाइड ऑफ द फुल साइकिल, क्योंकि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो डायोड रिवर्स बायस हो जाता है. रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट. ओपन सर्किट हो गया तो इस तरफ जीरो करंट, तो आपको इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज भी जीरो ही मिलता है. इसके बाद हमने कुछ कैलकुलेशंस देखे थे. आउटपुट करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिल रहा था, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट करंट वो जीरो. तो ये IM जो पीक वैल्यू है, ये क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जो कि मैंने आपको रेंज बताया है 10 ओम से 100 ओम तक होता है. ये वैल्यू दी जाएगी आपको, नहीं दी जाएगी तो आप इसको जीरो मान लोगे, मतलब कि फॉरवर्ड बायस में डायोड इज शॉर्ट सर्किट है और लोड का रेजिस्टेंस दिया है. इसके बाद हमने डीसी आउटपुट करंट फाइंड किया था. डीसी को ही एवरेज वैल्यू कहते हैं. आपने शायद देखा होगा कि हमने ऑल्टरनेटिंग करंट एसी वाले चैप्टर में एवरेज आरएमएस ये सब वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी हाफ वेव की. फिर इसमें मैंने कहा भी था सेमीकंडक्टर में इसे डायरेक्ट यूज करेंगे. सो डीसी आउटपुट वोल्टेज आईडीसी इंटू आरएल. RMS output current is IRMS equals to IM by 2. Similarly, आप ये भी कह सकते हो RMS output voltage will be whatever is the peak value divided by 2. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल देखी एज अ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर. तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड काइंड ऑफ रेक्टिफायर, जिसको कि कहा जाता है, नाम हमने दिया है फुल वेव रेक्टिफायर. इज अ फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर FWR से रिप्रेजेंट करेंगे. और जैसा कि इसका नाम हमें सजेस्ट कर रहा है कि पूरे के पूरे वेव को हम रेक्टिफाई कर देंगे, पूरे साइकिल को रेक्टिफाई कर पाएंगे. तो मैं एक बार इसके सर्किट बनाता हूं. ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेक्शन है, जो कि डायरेक्ट आप सॉकेट में कनेक्ट करते हैं, और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ से इनपुट लेगा, और इसमें दो डायोड यूज होते हैं. एक डायोड इस तरीके से ऊपर वाले ब्रांच में,
एक डायोड नीचे वाले डायोड, ऐसा यूज होता है। उसके बाद इसको पूरा का पूरा बंद कर दो। बंद कर दिया, अब फिर क्या करते हैं, ये ऐसा ट्रांसफार्मर होता है, ये जो ट्रांसफार्मर हम फुल वेव रेक्टिफायर में यूज करते हैं, ये ट्रांसफार्मर को कहते हैं हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। अब देखो, इसको सेंटर टैप कहने का मतलब जरा सा हम समझते हैं ऊपर से कि यहाँ जो ट्रांसफार्मर यूज किया है, आप देखो तो इसके दो ही टर्मिनल है, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन यहाँ जो मैं ट्रांसफार्मर यूज करूंगा, इसके तीन टर्मिनल होंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड सेकंड टर्मिनल अगर आप देखोगे तो इसके सेंटर से टैप करके हम निकाल लेते हैं। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इस छोटे से ट्रांसफार्मर की, इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर से हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं एक लोड रेजिस्टेंस आर एल। मैं ना रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, ये बच्चा रो रहा है। पर हमने क्या देखा कि D1 फॉरवर्ड बायस हो गया और D2 रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में आप D1 को किससे रिप्लेस करोगे? शॉर्ट सर्किट से। यू विल रिप्लेस द D1 विथ शॉर्ट सर्किट। D1 को ऐसा शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। और D2 को रिप्लेस करोगे किससे? ओपन सर्किट से, क्योंकि D2 क्या है? रिवर्स बायस है। तो इस वजह से आप देखना, इसका फिर से सर्किट बनाओ। सर्किट बनाने में कोई भी आलस की बात नहीं है, ये इमीडिएटली बन जाता है। ये हो गया शॉर्ट, ये हो गया ओपन और यहां से लोड रेजिस्टेंस। इसका मतलब करंट का फ्लो कैसा होगा इसमें? करंट का फ्लो इस तरीके से होगा, यहाँ पे लोड करंट और ये आर एल है। तो पोलैरिटी देखिए वोल्टेज की कैसी मिल गई आपको आउटपुट पर। तो इस आर एल के लिए यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी मिल रही है। ये कब का केस है? जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। अब देखिए दूसरा केस, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। सी द प्राइमरी, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी वाइंडिंग। इसके बाद हमने सेंटर टैप यूज किया है। गड़बड़ बन रहा है। सेंटर टैप इज यूज यहां से। अब इनपुट कैसा? तो हम बात कर रहे हैं अब नेगेटिव हाफ साइकिल की, मतलब ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। और ये है D1 और ये रेजिस्टेंस लोड और ये D2। अब यहां से देखना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखो कि D1 हो गया रिवर्स बायस और D2 हो गया फॉरवर्ड बायस। D1 इज रिवर्स बायस और D2 इज फॉरवर्ड बायस। तो जो सेकेंडरी का सर्किट होगा इसमें D1 को आप ओपन करोगे, D2 को शॉर्ट कर दोगे, D2 को शॉर्ट कर दोगे। ये है आपका ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो अब देखो इसमें करंट कैसा फ्लो करेगा। करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। फिर से ये रेजिस्टेंस का ये वाला पोलैरिटी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मतलब आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कैसा मिलेगा? इधर को पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। क्यों? क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में लोड में फ्लो कर रहा है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, तो पहले केस को अगर देखोगे तो यहाँ भी आउटपुट जो है लोड के अक्रॉस सेम पोलैरिटी में मिल रहा है और यहाँ पर भी आउटपुट आपको सेम पोलैरिटी में मिल रहा है। इसका मतलब
कि अगर मैं इनपुट और आउटपुट को एक साथ ड्रॉ करूं तो देखना क्या हो जाएगा। द इनपुट वोल्टेज विल बी ड्रॉन इन दिस वे। ये इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट। एक मिनट, मैं आपके डाउट्स पे आऊंगा, पहले मेरे को ये ड्रॉ कर लेने। इसके बाद आउटपुट वोल्टेज की मैं बात करूं तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल में सेम टू सेम कॉपी हो रहा है। शेप की बात मैं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड तो खैर डिपेंड करता है। और जो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें आउटपुट सेम पोलैरिटी का मिल रहा है। इसका मतलब अब जो है पूरा का पूरा वेव फुल साइकिल इज नाउ रेक्टिफाइड इनटू द डीसी। इसलिए हम इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज। अब आप इसको समझने का प्रयास करो। किसी ने मैसेज किया है तो क्या किया है सर, ये बीच में पोलैरिटी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो देखिए करता हूँ पोलैरिटी का क्या है। पोलैरिटी सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर मैं बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ और यहाँ से पोलैरिटी आपको समझाने की बात करता हूँ। ये सेंटर टैप है, मतलब सेंटर से मैं एक लाइन खींच के ले जाऊंगा। सिंपली मैंने ऐसा लाइन खींचा कि वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाए। इसके लिए आपको एग्जैक्ट सेंटर से ही वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो होगा क्या कि जैसे कि पहले केस में मैं बात करूं पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये वाली पोलैरिटी आ रही होगी, यहाँ इंड्यूस भी यही पोलैरिटी होगा। अब इस पोलैरिटी से ये हो गया फॉरवर्ड बायस, करंट ऐसा फ्लो कर गया। करंट तो अपने क्लोज लूप में फ्लो करेगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। दूसरी बार आप नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करोगे, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो वोल्टेज इंड्यूस होगा इस तरीके से। ये दूसरी बार ये हो गया ऑफ, ये हो गया ऑन। अब करंट कैसा फ्लो करेगा, ऐसा। दोनों केस में करंट का फ्लो का डायरेक्शन जो है लोड के थ्रू वो सेम है। इसका मतलब दोनों केस में पोलैरिटी भी मुझे आउटपुट की सेम मिल रही है। मतलब alternating polarity of output voltage is not available there. Single polarity is available. That's why we are saying कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, इवन नेगेटिव में भी सेम ही पोलैरिटी मुझे आउटपुट पर मिल जा रही है। अगर समझ में आया तो बोलो, अदरवाइज मैं एक बार पूरी स्लाइड आपके सामने ऐसा करके ओपन कर देता हूँ, आप समझने का प्रयास करो या बाद में कर लेना समझने का प्रयास। अभी जो समझ में आया बताओ हाँ या ना। हितेश फास्ट। यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, D1 ऑन है और D2 ऑफ। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, D1 ऑफ हो गया, D2 ऑन। ऐसा ही करके ये कार्यक्रम पूरा का पूरा रिपीट होता चला गया। ओके फाइन। तो इससे आगे हम बात करें थोड़ी सी बढ़ के, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ब्रिज, ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा इसके अपने पास दो केसेस होंगे। एक ये फुल वेव रेक्टिफायर 1 मान लो, ठीक, जिसमें कि हमने दो डायोड यूज किए हैं। उसके बाद सेकंड का ही सेकंड पार्ट है, इसमें मैं फुल वेव रेक्टिफायर का दूसरा पार्ट जिसको कहा जाता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, इसको समझना सबको आसान है। मैंने हमेशा से कहा, बस डायग्राम थोड़ा सा उटपटांग सा बनता हुआ दिखता है। ब्रिज का मतलब क्या करते हैं, एक डायोड के हेल्प से, मतलब चार डायोड के हेल्प से हम एक ब्रिज बनाते हैं। और ब्रिज में जो मैं डायोड का कॉम्बिनेशन का डायरेक्शन ले रहा हूँ यही चूज करेंगे, अपने मन से उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे।
ये 4 डायोड को लेकर के मैंने एक पूरा का पूरा ब्रिज बना दिया। थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाना था, है समझ जाओगे। ये ब्रिज है 4 डायोड, ये मानते हैं D1, D2, D3, D4 मान लो, इसको D3। और इसके टॉप से आप याद करो, ब्रिज में हम क्या करते हैं, एक सोर्स देते हैं और एक गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस लगाते हैं। यहाँ गैल्वेनोमीटर की कोई बात है नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं सोर्स दूंगा, मतलब इस पॉइंट को कनेक्ट करूंगा जाके मैं इससे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से। ट्रांसफार्मर का काम बस यही है कि 220 वोल्ट को डाउन करके ऐसे रेंज में ले आए जिस रेंज में मुझे डीसी चाहिए। तो यहां से ये ट्रांसफार्मर में ले आए। अब इसका एडवांटेज ये है कि ब्रिज रेक्टिफायर में हमें सेंटर टैप यूज करना पड़ता है, और यहाँ पर मुझे सेंटर टैप यूज नहीं करना है। और यहाँ पर कनेक्ट करते हैं एक लोड, ये कहलाता है ब्रिज रेक्टिफायर। अब इसकी वर्किंग को अगर यदि समझना है आप, देखिए वर्किंग को मैं कैसे समझाऊंगा यहाँ। फिर से इनपुट जो होगा वो एसी होगा, फिर ये कपल होएंगे, एक बार पॉजिटिव हाफ की बात करेंगे, दूसरी बार नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे। फिर पॉजिटिव हाफ में देखेंगे कि कौन कौन सा जो है यहाँ पर डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है और कौन कौन से डायोड रिवर्स बायस हो रहे हैं। तो इस चीज को हम समझाते हैं आपको, इस डायग्राम को नहीं छेड़ेंगे। एक नेक्स्ट डायग्राम हम लेते हैं यहाँ, इसकी वर्किंग को समझाने के लिए इस डायग्राम को। जब हम बात करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पूरे साइकिल ऑफ साइनसॉइडल वेव के पॉजिटिव हाफ में, मतलब कि पोलैरिटी यहाँ पर क्या जाएगी, पॉजिटिव। यहाँ पर पोलैरिटी क्या आएगी, सेम पॉजिटिव, क्योंकि पोलैरिटी चेंज नहीं होता है वोल्टेज के इंड्यूस होने। ये पॉजिटिव का मतलब ये पॉइंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव का मतलब ये पॉइंट। अब देखो कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा कि जो D2 है, D2 के पी साइड को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव पोलैरिटी, मतलब D2 हो गया ऑन। और यहां से देखिए D4 के एन साइड को क्या मिल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी, इसका मतलब D4 भी हो जाएगा ऑन। लेकिन D3 के पी साइड को मिल रहा है नेगेटिव, ये ऑन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली D1 के एन को मिल रहा है पॉजिटिव, ये भी ऑन नहीं हो पाएगा। तो सर्किट में ऑन क्या क्या होगा, ऑन होगा D2 और ऑन होगा D4। D4 एंड D2 विल बी ऑन, D3 D4 हो जाएगा ऑफ। तो सर्किट में जो ऑफ हो गया उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इस डायोड को ओपन करूंगा। इस डायोड को मैंने ओपन क्यों किया, क्योंकि जो D1 और D3 है वो है ऑफ। तो अब बताओ सर्किट में करंट कैसा फ्लो करेगा। देखना करंट कैसा फ्लो करेगा, जैसे करंट आएगा ऐसा जाएगा, फिर इस रेजिस्टेंस से होते हुए, फिर इस डायोड के होते हुए, ऐसा करके करंट वापस आएगा, सर्किट क्लोज्ड।
तो अब बताओ कि लोड के अक्रॉस जो पोलैरिटी मुझे मिली, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जा रहा है राइट टू लेफ्ट, तो इसके अक्रॉस जो पोलैरिटी मिलेगी मुझे आउटपुट वोल्टेज की, वो राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ये चीज अगर आपको समझ में आया तो बताइए, अगर कुछ डाउट है तो वो बताइए। टेल मी योर डाउट्स इफ यू हैव इन दिस सेक्शन। और हितेश, तुम्हारे जो डाउट है इसके लिए मैं बाद में आता हूँ। सेंड मी दिस सेक्शन। ओके सर, ब्रिज में दो डायोड है तो पावर लॉस भी होगा ना? देखो, डायोड का रेजिस्टेंस इतना कम होता है कि पावर लॉस की बात हम यहाँ पर ज्यादा करते हैं, ठीक है। और जहां तक बात रही, एडवांटेज ये है, पावर लॉस तो सर्किट में हुआ ना, और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो भी आपका पीक वोल्टेज है विपिन, वो पूरा का पूरा, जैसे यहाँ वीएम है, तो सेकेंडरी में जो भी होगा वो पूरा का पूरा आप इसके पीक वोल्टेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो सिंपल रेक्टिफायर था, फुल वेव रेक्टिफायर, उस केस में सेंटर टैप था, मतलब जो हमारे पास पीक वोल्टेज था उसका आधा ही कपल हो पा रहा था, जिससे सेकेंडरी से। अगर समझ में आया तो बताइए, जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करो थोड़ा सा। लेकिन डिड यू गेट व्हाट इज द डिफरेंस हियर? ओके, क्योंकि इन प्रीवियस केस क्या है कि एक साइकिल में हाफ एसी ही यूज होता है, हाफ ऑफ द कपल्ड एसी ही यूज हो पाता है, क्योंकि बीच से हम वोल्टेज को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जितने वोल्टेज कपल होंगे आप उन पूरे के पूरे को यूज कर सकते हैं। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। अब देखिए, इसके नेगेटिव हाफ साइकिल में इसके फंक्शन को हम देखते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में मैं डायग्राम बनाता हूं, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो यहाँ पर कपल होएगा वोल्टेज इस पोलैरिटी में। अब देखो, इस पोलैरिटी से क्या होगा फायदा आपको, ये D1 ऑन हो जाएगा। अब ये D1 हो गया ऑन और D3 हो गया ऑन। अब ये D2 ऑफ और D4 मिलेगा ऑफ। क्यों मिलेगा? क्योंकि D2 D4 यहाँ पर रिवर्स बायस हो चुका है। आप समझ जाओगे कि मैं कौन से रिवर्स बायस की बात कर रहा हूँ। तो जो ऑफ हो रहा है उसको मैंने ओपन कर दिया। ओके, D2 एंड D4 इज ऑफ। ठीक है, देख लीजिए, D2 ऑफ है और D4 ऑफ। अब बताओ कि करंट का डायरेक्शन देखना क्या होगा। आई विल ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये पॉजिटिव यहाँ से चलेगा करंट, ये डायोड इसको रास्ता देगा, इधर से जाएगा। फिर ये रेजिस्टेंस इसको रास्ता देगा, इधर से जाएगा। और फिर ये वाली डायोड से होते हुए करंट वापस इस क्लोज्ड सर्किट में कंप्लीट कर लेगा अपने पाथ को। क्या ये डायरेक्शन समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। फिर से आप देखो इस लोड रेजिस्टेंस को, तो इसमें पोलैरिटी यही पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हुई। तो यहां से क्या कह सकते हैं हम हितेश, कि जो ये आउटपुट वोल्टेज है, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, इन दोनों केसेस में आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी मुझे सेम मिल रही है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमने फिर से एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाया जिसमें कि मैंने सोर्स वोल्टेज को अच्छे तरीके से यूज किया? हम कह सकते हैं ऐसा कि हमने फिर से एक फुल वेव रेक्टिफायर बना दिया जिसमें कि सोर्स वोल्टेज पूरा का पूरा यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर की हेल्प से भी हमने
कंप्लीट किया। क्या कंप्लीट किया? ब्रिज रेक्टिफायर के हेल्प से फुल वेव रेक्टिफायर बनाया, जिसमें कि सेंटर टैप की जरूरत होती है। अब देखो सेंटर टैप की अगर मैं बात करूं तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो होता है, जो हमने देखा है, आप भी आगे देखोगे, यूज करोगे आप अपने प्रोजेक्ट्स में, जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होते हैं ये लार्जर होते हैं, लार्जर इन साइज। अब देखो आजकल, आपको शायद याद ना हो, पुराने बहुत जो आज से करीबन 10-12 साल पहले जो एडाप्टर होता था एफएम रेडियो या वॉकमैन के लिए, एफएम रेडियो चलाते थे या फिर वॉकमैन चलाते थे, है ना, उसको जो सप्लाई हम एसी से डीसी कन्वर्ट करके एडाप्टर की वजह से देते थे। आप अगर देखोगे या अपने घर में पेरेंट्स से पूछोगे, आपको पता चलेगा कि वो एडाप्टर थोड़ा बड़ा होता है। और अब जो एडाप्टर है नाउ, इसकी साइज छोटी हो गई, साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज स्मॉल नाउ। क्यों? क्योंकि अब के जमाने में ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये डेवलप हो चुका है और बड़े इजीली अवेलेबल है। और ब्रिज रेक्टिफायर में जो साइज ऑफ ट्रांसफार्मर होता है वो बहुत ही कम होता है, जिस वजह से कि आप देखो छोटे छोटे चार्जर होते हैं मोबाइल के, और साइज क्या है ट्रांसफार्मर की, छोटी है। इसीलिए पहले का आप एडाप्टर देखोगे ना, जो पुराने जमाने का था, घर में अगर वो घूमना पूछना घर वालों से, वो हैवी भी होता था, बड़ा सा होता था, इतना हैवी कि सर पे मार दो तो आगरा का दर्शन करा दो। तो ये फायदा हुआ ब्रिज रेक्टिफायर। ये तो मैं आपको याद रखने के लिए बताया कि दोनों में क्या फायदा है। नाउ द डाउट फ्रॉम विपिन सर, इनपुट आउटपुट के ग्राफ में मैक्सिमा की लेंथ सेम है? हाँ हाँ सेम है। जो मैक्सिमा है ये आप बीएम ही मानो, क्योंकि हम तो आइडियल केस की बात कर रहे हैं जहाँ की डायोड में कुछ ड्रॉप ही नहीं, है ना। लेकिन आपसे इनपुट की बात करी नहीं जाएगी, मैं याद रखना, मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको, फिर क्लैरिटी हो जाएगी। होते नहीं है सेम, लेकिन क्वेश्चंस में हम जो वैल्यू दिया जाता है, ये वाला पीक वैल्यू, वही हम यहाँ भी यूज कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब फिर से देखना कि वही सारे फैक्टर्स की मैं बात करूं जो कि यहाँ पर कैलकुलेट किए थे, तो इन दोनों रेक्टिफायर का आउटपुट तो सेम है, मतलब शेप सेम है आउटपुट का। तो यहाँ से जो डीसी वैल्यू आएगी आपको, आपको पता है फुल वेव रेक्टिफायर में 2Im/R और आरएमएस वैल्यू Im/√2, ये हमने कैलकुलेट किया था। फिर से आप क्या करोगे, अपने नोटबुक ओपन करना एसी चैप्टर का और देखना। अब हम आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जिसको कि हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी। ये 3 तरह के रेक्टिफायर हमने पढ़े हैं। अब इनका एक आपको मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा, कंपैरिजन को आप समझो तो फिर बहुत फायदा होगा। इसी कंपैरिजन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्या है कंपैरिजन। समझिए, नंबर ऑफ डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर में 1, सेंटर टैप वाले में 2 और ब्रिज में 4। फुल वेव रेक्टिफायर का सेंटर टैप समझ जाएंगे अब आप इसकी बात हम कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर नेसेसरी नहीं हाफ वेव, सेंटर टैप में चाहिए, ब्रिज में नहीं चाहिए। सेंटर टैप में क्यों चाहिए? क्योंकि इस बिना ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम जो है इसका सेंटर टैपिंग कर ही नहीं सकते। वोल्टेज के 2 अलग अलग सेक्शंस हम प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। वोल्टेज को डिवाइड करने की आपको पता है कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज करना है, फिर भी आप इस टेबल को बस याद रखना। अब ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो तुमने पूछा बिल्कुल,
वो ये है पावर लॉस की बात, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है, एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। पीक इनवर्स वोल्टेज, इसको हम शॉर्ट में पी आई बी से भी लिखते हैं। इसका डेफिनेशन है, इट इज द मैक्सिमम रिवर्स AC voltage, maximum reverse AC voltage up to which a diode can withstand, a diode can withstand is known as peak inverse voltage. It's known as peak inverse voltage. तो अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर को देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करो, तो ये डायोड कितने पीक वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज के लिए रिवर्स बायस में है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, Vm माइनस। और अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर को देखो, तो इसमें जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो ये वाला रिवर्स बायस में है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप Vm पीक इनवर्स वोल्टेज। और जब नेगेटिव हाफ की बात करेंगे तो ये वाला डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो इसका भी पीक इनवर्स वोल्टेज Vm। तो फुल वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज हमें कितना मिल रहा है, एक साइकिल में 2 Vm। ओके, यहाँ पर पूछते हैं इस कंपैरिजन में, यहाँ कुछ गड़बड़ लिख दिया है, इसको करेक्ट करता हूँ। जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, ये सेंटर टैप का ये होता है ट्वाइस ऑफ Vm, ये इसके साथ ट्वाइस ऑफ Vm इसलिए आप कहते हो यहाँ पर एक ओरिजिनल कारण और रीजनेबल कारण कि ये पूरा का पूरा जो भी यहाँ पर Vm आ रहा है, ये Vm जो भी आ रहा है, इनपुट में क्या रहा होगा, पीक वैल्यू ट्वाइस ऑफ Vm। इसीलिए हर एक डायोड कितने रिवर्स वोल्टेज के लिए, रिवर्स बायस में कितने पीक वोल्टेज के लिए, मैक्सिमम रिवर्स AC वोल्टेज अप टू व्हिच द डायोड कैन विथस्टैंड इज नोन एज पीक इनवर्स वोल्टेज। तो इसीलिए सेंटर टैप में 2 Vm। अब आज का टाइम यहीं पर समाप्त होता है, आपसे कल मिलूंगा पुनः इसी समय पर, और इससे आगे हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।